नमस्कार। अब आगे समझते हैं। आज जानेंगे सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उसके क्रियाशीलता के आधार पर एक निश्चित क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी के तत्व। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम होती है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au तथा प्लेटिनम होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को ऊपर तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को नीचे रखी जाती है, अर्थात धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाई जाती है। यहाँ पर पोटेशियम का सिंबल K होती है, सोडियम का सिंबल Na होती है, कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, जिंक का सिंबल Zn, आयरन का सिंबल Fe, लेड का सिंबल Pb होता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। हाइड्रोजन का सिंबल H, कॉपर का सिंबल Cu होती है, मरकरी का सिंबल Hg होती है, सिल्वर का सिंबल Ag होती है, गोल्ड का सिंबल Au तथा प्लेटिनम का सिंबल Pt होती है। सक्रियता श्रेणी को याद करने का तरीका समझते हैं। अगर इसको याद करना चाहें तो हमेशा याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। ए का मतलब है केदार, Na का मतलब है नाथ, Ca का मतलब होता है का, Mg का मतलब माली, Al का आलू, जिंक जरा, Fe फीका, Pb पकाता, H है, Cu कॉपर, Hg हटाओ, Ag चांदी का सिंबल जो होती है वो Ag होती है, सोना का सिंबल Au होती है और प्लेटिनम का सिंबल Pt होती है। हम इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। अब समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं AC+B। देख सकते हैं यहाँ A अधिक अभिक्रियाशील धातु, B कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक B से विस्थापित करके यानी कि हटाकर AC एक नया उत्पाद बना रहा है तथा B को अलग कर दे रहा है। समझ सकते हैं। Fe जब FeCuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो आयरन कॉपर को हटाकर आयरन सल्फेट बनाती है तथा कॉपर को अलग कर देती है। इसी तरह जिंक कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण करती है। एल्युमिनियम H2SO4 से हाइड्रोजन को हटाकर एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण करती है तथा हाइड्रोजन को अलग कर देती है। कॉपर क्लोराइड से कॉपर को लेड जो शीशा है वो कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाती है तथा कॉपर को अलग कर देती है। जिंक H3PO4
फॉस्फोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक फॉस्फेट तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु, यहाँ जैसे कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण कर दे रही है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर रही है। एल्युमिनियम H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित करके एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देती है। कुछ देर पहले हम शीघ्रता श्रेणी बताया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हमेशा विस्थापित कर देती है। अब समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB एक यौगिक है जो जैसे AB एक यौगिक है तथा CD एक और यौगिक है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होगा और आयनों का आदान प्रदान होने के कारण नया तत्व AD+BC बनाएगा। जैसे में समझ सकते हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बना रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। सोडियम सल्फेट में सोडियम प्लस आयन तथा सल्फेट माइनस आयन है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम प्लस आयन तथा क्लोरीन माइनस आयन है। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ तथा बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर नया उत्पाद बना रहा है सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट। अब आगे देखेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड बनाती है। यहाँ देख सकते हैं सोडियम प्लस आयन है तथा क्लोरीन माइनस आयन तथा सिल्वर प्लस आयन नाइट्रेट माइनस आयन है। जो सोडियम नाइट्रेट के साथ तथा सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर एक नया उत्पाद सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड बना रही है। यहाँ पर वास्तव में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब देखेंगे कॉपर सल्फेट तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन के सल्फाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। यहाँ पर कॉपर प्लस आयन सल्फेट माइनस आयन तथा आयरन प्लस आयन और सल्फाइड माइनस आयन है। जो कॉपर सल्फर के साथ रासायनिक कॉपर सल्फर के साथ जुड़कर कॉपर सल्फाइड का निर्माण कर रहा है। आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फाइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयरन सल्फाइड H2SO4। अब देखेंगे आयरन सल्फाइड जब H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करती है। यहाँ पे आयरन प्लस आयन सल्फर माइनस आयन हाइड्रोजन प्लस आयन सल्फेट माइनस आयन है। यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ तथा हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण कर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखेंगे।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम कोयला यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा का निर्माण होता है। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में जब भी हम कोयला को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के साथ साथ उष्मा यानी कि हीट को भी निर्माण करता है। इसलिए कोयले का जलना एक उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और भी समझते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होती है तथा इसके साथ साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, इसलिए ये उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जब मीथेन CH4 जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और उष्मा का निर्माण होती है, इसीलिए ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर होने वाली श्वसन अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। देखते हैं C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि ये जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा का निर्माण होता है और ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम और देखते हैं, जब हम कैंडल को जलाते हैं, कैंडल का रासायनिक फॉर्मूला यानी मोमबत्ती का रासायनिक फॉर्मूला होता है C25H52 और ये वास्तव में पैराफिन मोम होती है, पैराफिन वैक्स होती है, पैराफिन मोम होती है और ये ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी H2O तथा उष्मा देती है, इसलिए मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब और समझते हैं, HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का निर्माण करता है और यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का निर्माण होता है। अब देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जब भी N2O2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो NO का निर्माण होता है और इस रासायनिक अभिक्रिया के होने में उष्मा अवशोषित की जाती है, इसलिए ये उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। और समझते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है यानी उष्मा दी जाती है तो हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण होता है और यह एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। और समझते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दी जाती है यानी कि प्रकाश दी जाती है तब यह सिल्वर तथा क्लोरीन में टूटता है और यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसको घटित होने के लिए यानी क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके C6H12O6 यानी भोजन का निर्माण करती है, इसके साथ साथ H2O प्लस O2 का भी निर्माण करती है। और प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है।